विद्यार्थियों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कोशिश ये करना है कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा वीडियो मत देखिएगा। जो भी वीडियो आप देखते हैं, जिसका भी देखते हैं, कोशिश कीजिए कि पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा देखने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जब थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो पता चला है कि आधा इधर सुना आधा उधर सुना। उससे बढ़िया है कि आप पूरा देखिए और मेरा वीडियो भी पूरा देखिएगा। आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहते हैं ना कि लाभ मिलेगा भाई। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। हमारे परम मित्र विनय जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारका और नमस्कार और गुड मॉर्निंग। वो ऐसे ही लगे रहें और पटना और लखनऊ को ऐसे ही मजबूत बनाते रहें। तो हम बात करेंगे, आज आलोचना की बात करेंगे, हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास की बात करेंगे। तो आलोचना के विकास की इस तहरीर को अगर हम समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि हिंदी आलोचना की शुरुआत आचार्य शुक्ल कहते हैं कि नाटक से होती है। मतलब नाटक क्रिटिकल जो आइडिया है, जो समालोचना है, विवेचना है, उसको प्रस्तुत करने का आइडिया हमें देता है। बाकी विधाएं सिर्फ और सिर्फ गान में लगी रही है। और रीतिकाल का पूरा साहित्य तो आप जानते ही हैं, वहां पे आलोचना जैसी कोई चीज नजर ही नहीं आती है। क्योंकि राजा महाराजाओं की प्रशंसा और रानियों के शरीर की सौंदर्य की, उनकी स्तन की, उनकी तमाम चीजों की जो प्रशंसा है, उसमें कवि लोग लगे हुए हैं कि रानी कितनी सुंदर है, राजा उस पर कैसे मोहित हो सकता है, और राजा को कितनी शादियां करनी चाहिए, और कैसे सुहाग रात और तमाम संभोग की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, कभी उसी में लगा रहा। उसने कभी देखा नहीं कि जो खेत की मेड़ पर जो स्त्री वर्क कर रही है, काम कर रही है, उसकी दशा क्या है, उसकी दुर्दशा क्या है, और उस पर भी कवि का ध्यान जाना चाहिए। लेकिन शायद कवि उस पर कभी अपना ध्यान लगाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, और यही कारण है कि वो सब कुछ चीजें नजर नहीं आती है। तो रीतिकाल के बाद मोटा मोटी कंपेरेटिव तुलनात्मक कुछ होती है, जो कि मतलब उसका फॉर्मेट पुराना ही है। उसमें आधुनिकता का जो समावेश होना चाहिए, आधुनिक जीवन मूल्यों की बातें होनी चाहिए, वो मूल्यों की बातें वहां होती हुई कहीं भी नजर नहीं आती है। और देखिए, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका निकलती थी, ज्यादा महत्वपूर्ण समीक्षाएं आलोचनाएं छापने लगी भारतेंदु ने, जिसमें तमाम जीविता अपना योगदान दिया और नाटक को लेकर के महत्वपूर्ण। भारतेंदु जी ने खुद एक नाटक नाम का ग्रंथ लिखा था, देखिए। और उसमें भरत मुनि जो हमारे सबसे प्राचीन नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं, उन्हीं की परंपरा का अनुसरण करते हुए वो लिखते हैं। और इस ग्रंथ की प्रशंसा करने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त, जो कि बड़े आलोचक थे। और वो क्या लिखते हैं, यह ग्रंथ एक अत्यंत प्रौढ़ रचना है, जिसमें प्राचीन भारतीय नाट्यशास्त्र एवं आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा साहित्य का समन्वय करते हुए तत्कालीन हिंदी के नाटककारों के लिए सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं। मतलब जो पुरानी जो परंपरा थी नाटक लिखने की, जिसमें यशोगान करना और कुछ कुछ रहता था ना, उन सारी चीजों को बाहर करके सीधा नाटक लिखने की जो परंपरा, जिसमें कि जिसे कहते हैं ना कि जो कहीं ना कहीं एक आम साधारण इंसान को संबोधित करने वाली बात भी है, और उसके मुद्दों को लिखना दर्ज करने वाली बात भी इसमें नजर आती है। तो भारतेंदु जी की आलोचना के बारे में गणपति चंद्र गुप्त ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे, तो उन्होंने 1883 में कुछ और भी रचनाएं लिखी है। सैद्धांतिक आलोचना लिखी है, टीका अथवा भाष्य क्या है, इतिहास ग्रंथों में लिखते हुए कवि परिचय। सैद्धांतिक आलोचना में भारतेंदु नाटक कृत नाटक के अतिरिक्त जगन्नाथ प्रसाद, छंद प्रभाकर, मुराद मुराद मुरारीदान, कविराज कृत, जसवंत जसोभूषण और प्रताप नारायण सिंह कृत रस कुसुमाकर आदि ग्रंथ भी सैद्धांतिक आलोचना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर बिहारी सतसई पर लल्लूलाल कृत लाल चंद्रिका का रूप ग्रियर्सन ने 1896 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। कवियों के जीवन परिचय एवं उसके कृतित्व की समीक्षा उस काल में लिखे गए शिव सिंह सेंगर कृत शिवराज सिंह सरोज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में भी मिलती है। फिर तमाम पत्र पत्रिकाओं में आलोचना समीक्षाएं भी लिखी जाने लगी।
और उनमें कह रहा है कि आलोचना की जो बीज है वो विद्यमान है। भारतेंदु काल के समालोचकों में बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र जो जानते ही हैं आप, प्रेमगंज जी ने लाला श्रीनिवास दासकृत संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा अपनी पत्रिका आनंद कादम्बिनी में की। बालकृष्ण भट्ट ने अपने पत्र हिंदी प्रदीप में सच्ची आलोचना शीर्षक से संयोजिता स्वयंवर की आलोचना की है ना। मतलब इस प्रकार से चीजें चलती रही है। फिर बाद में जो हिंदी का पहला उपन्यास है जो परीक्षा गुरु, जो किसका है, श्रीनिवास दास का है, की समीक्षा लिखी। फिर भट्ट जी की आलोचना शैली में सरसता, भावुकता आदि चीजें आने लगती है किस प्रकार से, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें बहुत ही छोटे छोटे रूप में चल रही थी, लेकिन चल रही थी। जब भी कोई नया विचार आता है तो कई बार संक्षिप्त रूप में ही हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो हिंदी आलोचना के विकास में भारतेंदु का एक अभूतपूर्व योगदान है। वो इसलिए कि देखिए, कोई नई दृष्टि लेकर आना अपने आप में बड़ी बात होती है। पारंपरिक जो जो ढर्रा चल रहा होता है, उस ढर्रे से अलग चल करके आप नए विचार को लेकर आते हैं। जैसे पश्चिम में मैक्स मुलर है, तमाम लोग आए हैं देखिए। जैसे हिंदुस्तान में हम अंबेडकर की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, नेहरू की बात करते हैं, तमाम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने कहीं की सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल चेंज किया पूरा हिंदुस्तान में, सामाजिक चेतना को, सांस्कृतिक चेतना को बदला। पश्चिम में ऐसे तमाम लोग हैं, फ्रायड से लेकर आधुनिक काल में आता है, फिर कार्ल मार्क्स आते हैं पहले, फिर उससे पहले भी तमाम लोग आते हैं, वाल्टेयर आता है, कांट आते हैं, है ना। ब्रूनो, जिनको की जला दिया गया था क्योंकि उन्होंने चर्च की आलोचना कर दी थी। मतलब उस दौर में चर्च की आलोचना, इसे धर्म की आलोचना करना तो आज भी कितना लोग उसको कितना बुरा मानते हैं, लेकिन धार्मिक जड़ता और अंधविश्वास जिस तरह से हमारे समाज को गर्त में ले जा रहा है, उसकी लोग बात नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आधुनिक चेतना की आवश्यकता होती है, ताकि आप रेशनलिटी के साथ, तर्क के साथ चीजों पर बातचीत कर सकें, लॉजिकल रूप से उन पर सोच सकें। सिर्फ भीड़ के साथ ही नहीं चलते हैं कि लोगों ने बोल दिया इसलिए आप उस विचार के साथ चल दिए हैं। हमारी अपनी कोई सोच नहीं है, हमारा अपना कोई विचार नहीं है। आज जब सुनीता विलियम्स 9 महीने के बाद अंतरिक्ष में रुकने के बाद आज सुबह पहुंच जाती है धरती पर, और हम अंधश्रद्धा और अंधभक्ति में न जाने क्या क्या करते जा रहे हैं। तो साइंटिफिक टेम्पर किस प्रकार से हमारे समाज की दिशा तय कर सकता है, और एक अंधविश्वास और जड़ता किस तरह से हमारे समाज की, जीवन की, मनुष्य की चेतना को कुंठित कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, ये भी तो अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है ना। तो समाज किस दिशा में जाएगा, समाज की दिशा क्या होगी, ये समाज और जो तत्कालीन जो सत्ता होती, व्यवस्था होती है, उसको चलाने वाले लोगों के हाथ में होता है। और बाकी अगर वो ऐसे ही समाज को भ्रमित कर रहा है, और समाज किसी नए विचार के साथ, नई सोच को अंगीकार कर चुका है, और अंगीकार करने के बाद अगर आगे बढ़ रहा है, तो फिर वही विचार आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले समाज को संचालित करने का माध्यम भी बनता चलता है। इसलिए क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, सत्ता का हो, व्यक्ति का हो, किसी का भी हो, क्योंकि जिस तरह से हम एक पत्थर को तराश करके, काट छांट करके उसमें मूर्ति बना सकते हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन है, वैसे ही समाज है। अगर उसकी समालोचना नहीं होगी तो फिर वो कहते हैं ना कि सत्ता के नशे में मुग्ध हो जाएगा वो, और आत्ममुग्ध होकर के बाकी सारी चीजें भूल जाएगा इंसान। वो तो नशा कोई भी हो, नशा बड़ा खतरनाक होता है ना। तो आलोचना की जो पूरी परंपरा है, या उसका जो निर्माण है आधुनिक काल में, जिस तरह से समाज उस रास्ते पर चलता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। तो जीवन में भी जिसकी रेशनलिटी होती है, तर्क होता है, वो अलग तरीके से अपनी बात करता है। और जिसके पास कोई तर्क नहीं होता, जिसके पास सोचने समझने का तरीका नहीं होता, जाहिर सी बात है वो आपको अलग ही तरह से मोबिलाइज करेगा। उसका अपना जो विचार है वो आपके ऊपर थोपता हुआ चला जाएगा वो, और उस थोपने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो आलोचना का मतलब किसी की बुराई करना नहीं है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। आलोचना का मतलब है कि उसके अंदर जो कमियां है उसको सामने रखना। वो व्यक्ति में हो सकती है, परिवार में हो सकती है, शहर में हो सकती है, गांव में हो सकती है, समाज में हो सकती है, देश में हो सकती है, और सब में कमियां होती है, जाहिर सी बात है। और जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, जब उसको उजागर नहीं करेंगे,
तब तक उसको दूर करने का जो समाधान है वह भी हमारे लिए निरंतर मुश्किल या कठिन होता हुआ चला जाएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो मोटा मोटी जो बात है उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न बना करके अगर बहुत ही सरल और सहज भाषा में कहा जाए तो आलोचना क्या है? किसी की कमियां और उसकी जो अच्छाइयां और बुराइयां दोनों को सामने प्रस्तुत करना या उसके मुंह पर बोल देना। जो कहा ना बाण 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 भट्ट ने कि सत्य के लिए किसी से भी मत डरना, न वेद से, न शास्त्र से, न लोक से, किसी से भी मत डरना। अगर तू सच्चाई के रास्ते पर है, अगर तू सच बोल रहा है तो फिर निर्भय होकर के, और कबीर ने कहा ना कि निर्भय रहना हमेशा, हेली मारी निर्भय रीजे रे। कबीर का बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि अगर आप निर्भय होकर कोई बात करेंगे, निर्भय होकर के अपने कथन को रखेंगे, तो फिर आपको किसी से डरने की आवश्यकता भी नहीं है। तो देखिए आलोचना के बारे में क्या है, फिर आगे हम बात थोड़ा कर लेते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हमने कहा ना कि सरस्वती के माध्यम से कहीं ना कहीं इस आलोचना या रचना धर्मिता की जो आधुनिक जो पूरी परंपरा है, विरासत है, उसको आगे बढ़ाने का काम वो करते हैं। और क्या कहते हैं द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? समालोचक का कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि किसी पुस्तक या प्रबंध में क्या लिखा गया है, किस ढंग से लिखा गया है, वह विषय उपयोगी है या नहीं, उससे किसी का मनोरंजन हो सकता है या नहीं, उससे किसी को कोई लाभ हो सकता है, पहुंच सकता है या नहीं, लेखक ने कोई नई बात लिखी है या नहीं, यही विचारणीय विषय है। मैंने कहा ना कि मतलब नया क्या दे रहा लेखक। अगर लेखक समाज सापेक्ष के हित में, व्यक्ति के हित में, लेखन के हित में, वैचारिक जो दुनिया है, लेखन की दुनिया है, या जो ज्ञान की जो दुनिया, उस क्षेत्र में वो नया क्या संधान कर रहा है, क्या नई डिस्कवरी कर पा रहा है, चाहे भाषा के क्षेत्र में हो, चाहे नैरेटिव के क्षेत्र में हो, चाहे कुछ और चीज को लेकर हो, अगर वो सारी चीजें कर पा रहा है, उसमें वो सारी चीजें करने की ताकत है, तो फिर उन सारी चीजों का महत्व है, उन सारी चीजों पर बातचीत होनी चाहिए और उनको हम समझ भी सकते हैं। और मैंने कहा ना कि द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से भाषा का संस्कार भी किया, लेखन का संस्कार भी किया, और एक पूरी जनरेशन तैयार की जो बाद में जाकर के लेखन की दुनिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान कायम करते हैं। देखिए कुछ भी नया रचने के लिए, कुछ भी नया तैयार करने के लिए पहले आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। पहले आपको एक पूरा समूह या समाज की उस चेतना को आपको तैयार करना पड़ता है उस हिस्से में जाकर के, कि लेखक भाषा किस प्रकार की लिख रहा है, किस तरह के विषयों पर लिख रहा है, इतिहास पर लिख रहा है, संस्कृति पर लिख रहा है, धर्म पर लिख रहा है, राजनीति पर लिख रहा है, समाज के बदलते हुए मनोविज्ञान पर लिख रहा है, उसकी आर्थिक दुर्दशा पर लिख रहा है। तो अगर उन सारी चीजों को आप समझेंगे नहीं, उन सारी चीजों की अगर आप कल्पना नहीं करेंगे, उन सारी चीजों को डिफाइन नहीं करेंगे, तो बाकी सारी चीजें क्या करेगी। तो इस काल में पाश्चात्य समीक्षा या आलोचना की कृतियों का हिंदी में अनुवाद भी किया गया। ऐसे आन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद बाबू जगन्नाथ दास रचनाकर ने समालोचना आदर्श नाम से किया था। इसी परंपरा में आगे चलकर शुक्ल जी ने ऐसे ऐसे आन इमेजिनेशन का अनुवाद कल्पना का आनंद नाम से किया। आचार्य शुक्ल ने, आपको पता है, ये बहुत सारा अनुवाद किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी भाई, अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़े थे वो। तो देखिए उस जमाने से आप अंदाज लगा सकते हैं कि अंग्रेजी का क्या महत्व है। भले ही वो कॉलोनियल की भाषा रही हो या कॉलोनियल या अंग्रेजों की भाषा थी, लेकिन उसमें ज्ञान की जो तमाम चीजें हैं या वो किस प्रकार से आपको विस्तार दे सकती है, या उसमें जो लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, उसका विस्तार कितना महत्वपूर्ण है, उसमें कितनी विविधता है, उस लिहाज से अंग्रेजी का बहुत महत्व है। हम चाहे कितनी भी बात कर लें, कुछ भी बात कर लें, लेकिन दक्षिण भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर विकास और तमाम चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं नॉर्थ इंडिया से, उत्तर भारत से, तो पीछे नज़र क्यों आता है वो? क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें, अंग्रेजी का तो वैसे भी आप देखिए उत्तर भारत में अंग्रेजी कहाँ है।
और दक्षिण भारत में देखिए आप जहाँ भी जाएंगे अंग्रेजी अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण भारत की भाषा भले आप बाद में सीखे। उत्तर भारत में तो जो छोटे छोटे गांव कस्बे आप जाइए वहाँ पर सिर्फ रीजनल भाषा ही चलती है। आई मीन कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने का कोई माहौल नहीं है वहाँ पर। इसीलिए वहाँ के बच्चे जब बाहर निकलते हैं या कुछ अलग चीज़ों में जाना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर आगे बढ़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज तमाम परीक्षाएं अंग्रेजी में होती है। अगर हमको अंग्रेजी ही नहीं आती, इंग्लिश वी डोंट नो इंग्लिश, देन हाउ टू वी फाइट एग्जाम्स एंड अदर थिंग्स। तो उसका क्या प्रभाव है वो भी समझने की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से आलोचना बहुत महत्वपूर्ण है वैसे ही अंग्रेजी भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग आपको आज हिंदी के बारे में बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं ना, उनके तमाम तमाम लोगों के बच्चे या तो विदेशों में कहीं शिफ्ट हो चुके हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों में पढ़ते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, तमाम बड़े महानगरों में। इसलिए लोगों के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपने कैरियर पर फोकस करना है, सबसे पहले अपने आप को सक्षम बनाना है, उसके बाद हमें जो करना है और महावीर प्रसाद द्विवेदी की हम बात कर रहे थे तो उनकी जो निबंध है उसमें भी पश्चिम के जो तमाम विद्वान है उनकी लिखे हुए का ज्ञान का प्रभाव नजर आता है उसमें भी। फिर हिंदी आलोचना को विकसित करने में काशी नागरी प्रचारणी की जो सभा है उसका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इस संस्था के माध्यम से हिंदी आलोचना के साहित्य को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था। हिंदी भाषा और साहित्यालोचन, भाषा रहस्य जैसी कृतियां उन्होंने यहीं रहकर लिखी या उन्होंने इनको रचा। ठीक फिर साहित्यालोचन में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र को एक साथ जोड़ करके एक नए विचार को समायोजित करने का प्रयास करते हुए वे नजर आते हैं। और हिंदी आलोचना को उत्कृष्ट या सबसे महत्वपूर्ण बनाने में, उत्कृष्ट स्थान दिलाने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और जो तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात करते हैं और उसकी महत्ता के तमाम सिद्धांतों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से उसको दूर करते हैं, फिर कवि को श्रेष्ठ या हीन सिद्ध करने के प्रयास जो होते थे उन सारी चीजों से बाहर निकालते हैं और उसके एक महत्वपूर्ण मानक वो तय करते हुए नजर आते हैं। शुक्ल जी ने आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना की और समीक्षा पद्धति का सुनिश्चित पथ निर्मित किया। उस लिहाज से उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कह सकते हैं। फिर पूर्व और पश्चिम का समन्वय करने में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आचार्य जी ने आलोचना को मूल्यों पर आधारित स्थापित किया। फिर लोक मंगल की साधना की बात कही, रस सिद्धांत की बात कही, प्रबंधात्मकता और विरोधियों का सामंजस्य की बात कही। शुक्ल जी ने एक तरफ चिंतामणि जैसे ग्रंथ लिख करके, निबंध लिख करके उसकी सैद्धांतिक एक पूरी परिपाटी तैयार की और सिद्धांतों को स्पष्टीकरण भी किया और व्यवहारिक जीवन या व्यवहारिकता का आधार दे करके उन्हें पुष्ट करने का काम भी अगर कोई करता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही करते हैं। फिर उनका रस मीमांसा उनका ग्रंथ है, देखिए जायसी ग्रंथावली है, भ्रमर गीत सार है, गोस्वामी तुलसीदास है। ये सब भक्तिकाल के कवियों की जो विशेषता है उनको इन सारी रचनाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल परिभाषित करते हैं या डिफाइन करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आचार्य शुक्ल जी को जरूर पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। बगैर शुक्ल जी को पढ़े हम बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो शुक्ल जी ने नैतिकतावादी, लोक मंगलकारी, आदर्शवादी सिद्धांतों का पोषण किया और इस तरह से उन्होंने आलोचना को एक आधुनिक आयाम प्रदान किया।
आधुनिक बोध दिया, आधुनिक चेतना प्रदान की और कहीं न कहीं आम आदमी की जो चेतना है, जिसे हम सामान्य कॉमन मैन की चेतना कहते हैं, उसके साथ जोड़ने का काम किया और कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ उसको समायोजित करने का काम जो शुक्ल जी करते हैं, उस लिहाज से आलोचना उस आज़ादी के आंदोलन के साथ भी जुड़ती हुई नज़र आती है। फिर देखिए उनके बाद आगे बढ़ाने वाले कौन हैं? कृपाशंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रबली पांडे, रमाचंद्र शुक्ल आदि ने काम किया। ठीक, उसके बाद देखिए नंद दुलारे वाजपेयी ने इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। नंद दुलारे वाजपेयी, जिसको हम सोष्टवादी आलोचक कहते हैं। आधुनिक साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्ण प्रकीर्ण का राष्ट्रीय साहित्य, है ना? और इस साहित्य में सौंदर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। सौष्ठव का मतलब ही सौंदर्य होता है। तो उस कवि उस कृति में कितनी सुंदरता है, चाहे भाषा को लेकर के हो, चाहे कंटेंट को लेकर के हो, उन सारी चीज़ों के माध्यम से कहीं न कहीं नंद दुलारे वाजपेयी इन सारी बातों को कहते हुए नज़र आते हैं। तो आधुनिक आलोचना या समीक्षा में जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं, समीक्षक हैं, उनकी कृतियों से गुज़रना और देखिए सब कुछ मैं नहीं सिखा सकता और कोई भी किसी को कुछ भी नहीं उस तरह से नहीं सिखा सकता है। सब कुछ सीखना हमें ही होता है और हमारी जो रुचि है, अगर हम उसको डेवलप करते हैं, अगर हम उसको विकसित करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप बनती चलती है, ठीक है? तो इसलिए हमारे भीतर जो संभावनाएँ हैं, हम जो कुछ कर सकते हैं, उसको डेवलप करने की आवश्यकता है और वीडियो पूरा देखिए और हम आगे जो आलोचना की विकास की जो परंपरा है, हम उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है? और अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।